हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत। तो आज हम संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृत वर्ण परिचय। इससे पहले मैंने पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके सारे लेक्चर्स चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और क्रिया शरीर का भी जो पार्ट फर्स्ट होता है उसके सारे लेक्चर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज से हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं। तो संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है संस्कृत वर्ण परिचय। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण होता क्या है, हम ये जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आ ई ऊ, ये सब जो भी हमने पढ़े थे, तो ये अक्षर होते हैं। अक्षर से मिलकर ही शब्द बनते हैं। तो हम मुख से जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वर्ण किसे कहते हैं। जो ध्वनि को हम मुख से उच्चारण करते हैं, जैसे आ ई ऊ, जो भी हम ध्वनि को उच्चारण करते हैं मुख से, उसे वर्ण कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं। अब ये अक्षर या फिर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो अगर हम देखें कि स्वर क्या होता है, स्वर वह ध्वनि है जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती है। मतलब जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर को हम बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं ले सकते, ये बिना किसी अन्य सहायता से बोली जाती है। जैसे इसके उदाहरण है आ ई ऊ, इनको जो बोलने के लिए हम किसी को साधन नहीं मानते, ये बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकते हैं। यहाँ पर स्वरों की संख्या 9 बताई गई है, इन्हें अच भी कहते हैं। अभी मैं आपको महेश्वर सूत्र बताऊंगा, तो उन महेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार का वर्णन करूंगा। तो प्रत्याहार जो होता है उसमें अच जो है, मतलब कि पहले 4 जो सूत्र है तो उन्हें अच बोला जाता है, क्योंकि ये आ से शुरू होते हैं और च पे ख़त्म होते हैं, इसलिए इन्हें अच बोला जाता है। तो ये जो अच है, इसको अच जो है ये स्वर के अंदर आते हैं, मतलब इसके अंदर जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्वर के अंदर आते हैं। अब इसके बाद व्यंजन की बात करता हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले ना जा सकें। तो इसका अर्थ है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के हमें यहाँ पर कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या बताई गई है कि टोटल 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये बताया गया है यहाँ पर। तो व्यंजन को याद करने का मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताता हूँ। आपको याद करना है कू चू टू तू पू, मतलब कि ये वर्ग हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो कू चू टू तू और पू, तो ये वर्ग हैं, ये आपको याद करने हैं। इससे आपको ये स्पर्श व्यंजन अच्छे से याद हो जाएंगे कि कु वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ढ़। चू वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, च छ ज झ ड़ य। और टू वर्ग में ट ठ ड ढ न। और तू वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। तो आपको ये वाले वर्ग याद करने हैं बस, कि ये 5 होते हैं, कु चू टू तू पू। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे, ये अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन सब इसी से याद करते हैं। ये कु चू टू तू पू, अगर ये 5 वर्ग को आप याद कर लेंगे तो आपको ये स्पर्श व्यंजन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी हम जब व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाले वर्ग अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद आते हैं उष्ण व्यंजन। तो ये होते हैं श स ह। और एक होते हैं अंशत व्यंजन य व र ल। अब इनके जो भेद हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। अभी आगे देखते हैं हम इनको। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन व्यंजनों में स्वरों का योग नहीं होता तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह आ जाता है। मतलब ये देखिए, ये तो है व्यंजन,
यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो है व्यंजन और ये है क्या, अगर व्यंजन जो है स्वर के साथ मिलकर तभी उसे हम पूर्ण व्यंजन कहेंगे, क्योंकि व्यंजन हम मैंने अभी आपको बताया है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये स्वर हो गया अ और ये व्यंजन है क, तो तभी व्यंजनों बोले जाते हैं। अगर हम व्यंजन में से स्वर को हटा दें, मतलब इस अ को हटा दें, तो ये केवल ऐसे होगा, इसके नीचे हलंत का चिन्ह आ जाएगा। ये देखिए, ये हलंत का चिन्ह ऐसे आ जाता है नीचे, अगर इसके साथ यहाँ पर स्वर को हम हटा दें। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यंजन है वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक महेश्वर सूत्र। तो अभी ये वाला जो चैप्टर है हमारा, तो इस चैप्टर से पहले क्या होता था, CCISM की जब यूनिवर्सिटी थी तो CCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट आते थे, लेकिन अब जो है अब इसमें केवल MCQ आते हैं इस चैप्टर से पेपर में। तो ये महेश्वर सूत्र का जो, अगर पूरा महेश्वर सूत्र आपके अगर प्रैक्टिकल होंगे तो जो एग्ज़ामिनर आते हैं वो आपसे कहते हैं कि महेश्वर सूत्र सुनाओ, तो आपको पूरा महेश्वर सूत्र सुनाना होगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ये वाला पूरा महेश्वर सूत्र आपको सुनाना होगा। और अगर इसमें से MCQ भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं, महेश्वर सूत्र में से पूछ लेते हैं कि पहला महेश्वर सूत्र क्या है या फिर दूसरा महेश्वर सूत्र क्या है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आठवां महेश्वर सूत्र बताइए क्या होता है, तो आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसीलिए आपको पूरा महेश्वर सूत्र अच्छे से पढ़ना होगा। तो महेश्वर सूत्र किस की वजह से हुआ, मतलब कि जो महर्षि पाणिनि है तो उन्होंने महेश्वर सूत्र दिया। अब यहाँ पर महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब महेश्वर सूत्र हमें कैसे मिला। भगवान जो महर्षि पाणिनि है उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, तो तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, मतलब डमरू वादन किया। 14 बार डमरू वादन करने के बाद उन्होंने जो 14 बार डमरू वादन किया, तो भगवान शिव के उस डमरू बजाने से महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, तो उनसे कितने महेश्वर सूत्र बने, टोटल 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। अब इसी कारण जो ये सूत्र हैं इनको महेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्रों की कुल संख्या 14 होती है, क्योंकि इन भगवान शिव ने 14 बार डमरू वादन किया था। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। महेश्वर सूत्र आपको ये बहुत ही अच्छे से, मतलब ये मान लीजिए इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है महेश्वर सूत्र। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद करना है कि महेश्वर सूत्र क्या होते हैं। तो पहला महेश्वर सूत्र होता है आ ई ऊण, दूसरा होता है रील रक, तीसरा होता है ए ई ओड और चौथा ए ई ओच, फिर हयवरट लण यमडननम झभय घड़धश जबगढ़धश कफ छटत चटतव कपय शशसर हल। तो ये टोटल 14 महेश्वर सूत्र हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं और आपको महेश्वर सूत्र पेपर में ठीक इसी तरह लिख के आना है। अगर बाय चांस कभी कभार हो जाता है कि सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसमें से आपको अगर शॉर्ट भी आ सकता है 5 मार्क्स का। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए, MCQ आते हैं वैसे मोस्टली अब तो, लेकिन आप कभी आ भी सकता है। तो आपको ये टोटल ऐसे ही महेश्वर सूत्र लिखना है। और जो अभी आपके कॉलेज में PA वगैरह होंगे तो उन PA में ये इनमें से क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स का। अब ये महेश्वर सूत्र मैंने आपको 14 महेश्वर सूत्र बताए, तो इन 14 में से जो पहले 4 हैं इन्हें हम अच बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। तो ये स्वर होते हैं, इनको हम स्वर बोलते हैं। स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जा सकें। और जो बाकी के होते हैं सारे, तो ये क्या होते हैं, इनको हम व्यंजन बोलते हैं। जो ये बाकी के बचे हुए सब हैं इनको हम व्यंजन कहेंगे। जो बाकी के 10 हैं तो उनको व्यंजन कहेंगे। और प्रथम के जो 4 सूत्र हैं उनको हम स्वर बोलते हैं।
तो पेपर में एमसीक्यू इस प्रकार आ जाता है कि बताइए महेश्वर सूत्र में से स्वरों की कितनी संख्या है। तो कितने सूत्र महेश्वर सूत्र में से कितने सूत्र स्वर हैं, तो आपको बताना है 4। और यहाँ पर पूछ सकते हैं कि व्यंजन कितने हैं, तो आपको बताना है कुल व्यंजन की संख्या 33 होती है, लेकिन जो महेश्वर सूत्र में से कितने सूत्र व्यंजन सूत्र हैं, तो वो टोटल 10 सूत्र हैं। कहाँ से? उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो स्वर होते हैं तो उन्हें हम अच बोलते हैं। जो स्वर हैं उन्हें अच बोलेंगे, और जो व्यंजन के होंगे सारे बचे हुए उनको हम हल बोलते हैं। हल हम किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो ये ह से स्टार्ट होकर और ल तक ख़त्म होते हैं, इसलिए उनको हम हल बोलते हैं। ठीक है, ये हल के अंदर आता है। ये पूछते हैं हल क्या होता है, हल बताइए। तो हल प्रत्याहार अभी हम पढ़ेंगे, तो प्रत्याहार क्या होता है। तो जो प्रत्याहार है वो हल के प्रत्याहार के अंदर ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे वर्ण इसमें आएंगे। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 14 सूत्रों में समस्त वर्णों का समावेश किया गया है। जो जितने भी सभी वर्ण हैं जितने हमने अब तक पढ़े, तो ये 14 सूत्रों में सभी वर्णों का समावेश किया गया है। तो उसमें से जो 4 हैं, जो अ ई उन और ए ई ओच, मतलब आ ई उन से लेकर ए ई ओच तक जो पहले 4 हैं उनको स्वर कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और जो बाकी के शेष 10 हैं उनको हम व्यंजनों के में गणना की गई है उनकी। अब यहाँ पर स्वरों को वर्ण को अच तथा व्यंजनों को हल कहा गया है। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद यहाँ पर उच्चारण स्थान आ गया, पर इससे पहले आपको एक बार प्रत्याहार भी देख लेना है। प्रत्याहार इस बुक में इतना अच्छे से नहीं दिया गया, फिर भी मैं आपको एक बार प्रत्याहार को बता देता हूँ कि प्रत्याहार क्या होते हैं। समझ लीजिए आपके पास आया कि आपको अक प्रत्याहार बनाना है, अक प्रत्याहार आपको निर्माण करना है। तो अक प्रत्याहार में से आपको ये सभी वर्ण यहाँ से अ से क तक के आएंगे, पर लेकिन इसमें से जो बीच में हलंत वर्ण होता है, जैसे कि यहाँ पर हलंत वर्ण क्या है, न, ये वाला हलंत वर्ण है, तो ये वाला हलंत वर्ण इसमें नहीं लिखना आपको। तो अब यहाँ पर अक प्रत्याहार में आपको क्या लिखना होगा, अक प्रत्याहार के में आपको लिखने होते हैं अ, फिर धन मतलब प्लस का साइन लगा के, प्लस को धन बोलते हैं संस्कृत में, प्लस ई प्लस ऊ, यहाँ पे ऊ, और फिर इसके बाद प्लस ऊ के बाद ये न नहीं आता यहाँ पर। इसके बाद आएगा री, री के बाद आएगा लर, और फिर प्लस क। लास्ट वाला आपको लिखना होता है, जहाँ से पूछा है लास्ट वाला लिखना होता है, पर लेकिन जो बीच वाले जितने भी आएंगे इसमें प्रत्याहार में बनाने के लिए वो आपको नहीं लिखने होते। तो यही हमारा अक प्रत्याहार होगा। इसी तरह और भी प्रत्याहार होंगे। इसके बाद मैं एक प्रत्याहार का एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। समझ लीजिए आपको बनाना है झष प्रत्याहार। अगर आपको बनाना है, समझ लीजिए, तो आप झष प्रत्याहार में कैसे बनाएंगे झष प्रत्याहार, कि झष प्रत्याहार क्या होता है। तो झष प्रत्याहार में आपको सर्वप्रथम, अगर आपको ये सूत्र महेश्वर सूत्र याद है तो आप अच्छे से बना सकेंगे। बिना महेश्वर सूत्र के आप इसे बना ही नहीं सकेंगे। तो महेश्वर सूत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये देखिए, झ से लेकर श तक के सभी हमें वर्ण लिखने होंगे, बस बीच में जो ये वर्ण है हलंते वर्ण, इसको नहीं लिखना होगा। तो देखिए, झ, झ के बाद प्लस का साइन जिसे धन बोलते हैं, धन, भ, भ के बाद ये आपको नहीं लिखना बीच वाले हलंते वर्ण, फिर घ, ढ और ध, और लास्ट में श। ये आपका हो गया है झष प्रत्याहार। तो इसी तरह पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस झष प्रत्याहार आपको ऐसे ही लिख कर ऊपर झष और नीचे आपको उसका प्रत्याहार लिख देना है। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान जो है, पहले उच्चारण स्थान से पहले यहाँ पर ये वाला हेडिंग गलत दे दी है इन्होंने।
तो इससे पहले आपको स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद का वर्णन किया गया है कि स्वर के भेद क्या हैं और व्यंजन के भेद क्या हैं। तो जो स्वर के भेद अभी मैंने आपको पीछे बताए थे कि स्वरों के भेदों को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर आ गया है स्वरों के भेद। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं, हस्व, दीर्घ और प्लुत। हस्व, दीर्घ, प्लुत मतलब हस्व क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे या फिर जिसे कहें बहुत ही कम समय लगे तो उसे हस्व कहते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे जिन स्वरों को हम बोलते हैं मुँह से तो उनमें बहुत ही कम समय लगे बोलने में तो उन्हें हस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ, ल, र। तो ये 5 जो इनकी संख्या 5 होती है, इन्हें ही मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये हस्व स्वर हैं, इनको बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। ये मतलब बहुत ही जल्दी बोले जाते हैं, आप खुद बोल के एक बार देख सकते हैं, अ, ई, उ, ऋ, ल, र। तो इनको हम बहुत ही जल्दी बोल सकते हैं। तो ये हस्व स्वर होते हैं, ये एकमात्र स्वर भी इन्हें बोला जाता है और इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण काल में हस्व स्वर की अपेक्षा में दुगना समय लगे। मतलब जो अभी हस्व स्वर देखे थे उनसे दुगना समय जिसमें लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। अब यहाँ पर 2 मात्रा का समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। अब ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं तो अ, ई, उ, ऋ, ल, र, ए, ओ मतलब इनकी संख्या 8 होती है। अब देखिए यहाँ पर आ की बड़ी मात्रा लगाई गई है, ई भी बड़ी है, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और बड़ा ए और बड़ा ओ। तो इन्हें जो है बोलने के लिए हस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो जिन्हें हस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो इन्हें हस्व स्वर से दुगना समय लगता है तो इन्हें 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। मतलब इनमें बड़ी की मात्रा लगती है तो इन्हें 2 मात्रा स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जिन्हें स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। मतलब जो भी मैंने स्वर बताया था दीर्घ स्वर, इससे भी आपको अधिक समय लगे तो उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे। इनको 3 मात्रा स्वर भी कहा जाता है। अब इनका ज्ञान कराने के लिए क्या बोलेंगे, ये 2 मात्रा से भी अधिक ये इनमें समय लगता है और इनका ज्ञान कराने के लिए जो शब्द है, अक्षर हैं, स्वर हैं, उनके आगे 3 का अंक लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आ के आगे 3 का अंक, ई, उ, री, ल, ए और ओ। तो इनके आगे 3 का अंक लग गया तो ये हो गए प्लुत स्वर। तो यही स्वर के 3 भेद थे जो मैंने आपको बताए हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हस्व स्वर में बहुत ही कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हस्व स्वर से भी दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर जो होता है उससे में सबसे ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ व्यंजन के भेद कि व्यंजन किसे कहेंगे। तो व्यंजन के भी स्वर की तरह ही व्यंजन के भी 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। ये 3 भेद जो हैं ये बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पर्श। स्पर्श किसे कहेंगे, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनको व्यंजन को उच्चारण करने में जो जीवा है, मतलब जो हमारी जीभ है, तो उसका मुंह के किसी अन्य भाग पर स्पर्श हो। मतलब जो हम जीभ से जीभ है हमारी जिससे हम भोजन का ग्रहण करते हैं, तो ये जो जीभ है इसका अगर हम उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी अन्य भाग पर स्पर्श होता है, मतलब मुंह के अंदर या तो होठों पर या फिर तालू पे किसी पे भी स्पर्श होता है जीभ का, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और इसमें वायु कुछ क्षण के लिए रुककर फिर झटके से बाहर निकलती है। मतलब जो वायु है मुंह के अंदर वो कुछ क्षण के लिए रुककर मुंह में फिर झटके से बाहर निकलती है। इनकी संख्या 25 है। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताए थे वर्ग, तो ये वही बात आ गई कि वर्ग कु, चू, टू, तू, पू, तो ये वर्ग होते हैं। अब इन्हें याद करने की मैंने ट्रिक आपको बताई दी थी। कु, चू, टू, तू, पू से आपको इन्हें याद करना है। क, ख, ग, घ, ड़, च से चू से च, छ, ज, झ, य और ट से ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न और प से प, फ, ब, भ, म। तो ये आपको स्पर्श व्यंजन है। ये पेपर में आ जाता है कई बार कि व्यंजन के भेद बताइए, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद
इस अंतस्थ जो व्यंजन है उन्हें वो क्या होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कुछ क्षण के लिए अंदर रुककर फिर अल्प शक्ति से बाहर निकले उन्हें अंतस्थ कहेंगे हम। अब देखिए जो वायु है, प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं, तो व्यंजनों को बोलने के लिए ये प्राण वायु जो है मुंह से बाहर निकलती है। अब जिसमें जो वायु है वो कुछ क्षण के लिए तो मुंह में रुके फिर धीरे धीरे बाहर निकले तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण य व र ल। आप एक बार खुद मुंह से बोल के भी देख सकते हैं। वायु रुककर फिर धीरे धीरे निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम आगे। इसके बाद आते हैं ऊक्ष्म व्यंजन। ऊक्ष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलती है। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम वायु को मुख से बाहर निकालें उन्हें हम ऊक्ष्म व्यंजन कहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऊक्ष्म व्यंजन, इन्हें हम कहते हैं जिनमें वायु मुंह से बाहर निकलती है। जैसे स, ह, इनको आप एक बार बोल के देखें तो वायु मुंह से बाहर निकलेगी। इनकी संख्या भी 4 ही होती है। 3 व्यंजन और होते हैं जो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अभी देखिए पहले ऊक्ष्म व्यंजन क्या होते हैं? श, श, स, ह। तो ये 4 ही होती है इनकी संख्या। इनमें वायु मुंह से बोलते समय बाहर निकलती है। आप एक बार बोल के देख सकते हैं श, स, स, ह। तो वायु इनमें मुंह से बाहर निकले तो ये ऊक्ष्म व्यंजन बोलेंगे। अब इसके बाद 3 व्यंजन और बताए गए हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं या फिर कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपको ये ऑप्शन में होंगे तो आपको टिक करना होगा, या फिर ये पूछेंगे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होता, तो ये 3 देकर और ऊपर एक क भी दे देंगे तो आपको क पे टिक करना है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। मतलब जो 2 व्यंजन मैंने बताए थे आपको सारे व्यंजन, उनमें से 2 व्यंजन से मिलकर बनेंगे उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे क और श से मिलकर अक्ष बनता है, त और र से मिलकर त्र बनता है, और ज और य से मिलकर ज्ञ बनता है। तो ये तीनों संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं योगवाही वर्ण। कई बार ये भी पेपर में आ जाता है कि योगवाही वर्ण का वर्णन करें, तो ये आपके पीए में आ जाते हैं क्वेश्चन, योगवाही वर्ण बताइए। तो योगवाही वर्ण किसे कहेंगे? तो अनुस्वार, अनुस्वार मतलब स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो स्वर के बाद न या फिर म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। न और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार क्या होता है? जो किसी भी चीज़ के ऊपर हम बिंदु लगाते हैं तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण दिए हुए हैं। ये देखिए एक शब्द है इयम गच्छति, तो इसमें म के स्थान पर बिंदु लगा दिए ऊपर, तो ये बन गया इयम गच्छति। जो उच्चारण तो वही हुआ, बस यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया है ऊपर। अब यहाँ पर एक और उदाहरण है अंश। तो अंश के ऊपर न के स्थान पर बिंदु लगा दिया। ऐसे ही हंस, तो हंस के ऊपर न के स्थान पर यहाँ पर बिंदु लगा दिया है, तो इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? य, म, ड, न, म। ये जो है ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ये महेश्वर सूत्र में भी मैंने आपको बताए थे। तो ये अनुनासिक व्यंजन है। इन्हें जो मतलब कि कोई शब्द है उसके ऊपर जो चंद्रबिंदु लगाया जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके उदाहरण हैं कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5। देखो चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। ये तो ऐसे पॉइंट है, ये आपको पहले भी पता होंगे। इसके बाद विसर्ग किसे कहेंगे? विसर्ग कहते हैं जो स्वरों के आगे 2 बिंदु लगाए जाते हैं उसको हम विसर्ग बोलते हैं। जो स्वरों के आगे 2 बिंदु लगाते हैं उनको विसर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण आधे ह के स्थान पर किया जाता है। मतलब आधे ह के स्थान पर विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। य और स के स्थान पर
विसर्ग आते हैं। जैसे रामः, तो ये ह के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर। और भानु इत्यादि, मतलब कि भानु, देखो भानु, तो ह के स्थान पर विसर्ग जो है दो बिंदु स्वरों के आगे लगाते हैं, तो उन्हें ही हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद ये दो और बचे हैं। जीवा मूल्य क्या होता है? जीवा मूल्य होता है क और ख का प्रयोग, मतलब कि क और ख से पहले जो ये लिखा है ना आधा चंद्र बिंदु, तो क और ख से पहले किया जाता है इनका प्रयोग जीवा मूल्य का। अर्थात क और ख से पूर्व आधे विसर्ग को हम जीवा मूल्य कहते हैं। जो क और ख से पहले जो आधा विसर्ग आता है उसको हम जीवा मूल्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया, जैसे सह करोति, तो करोति से देखिए यहाँ पर आधा विसर्ग आ गया है, तो क और ख से पहले जो आधा विसर्ग आता है तो उसे हम जीवा मूल्य कहते हैं। उपधमानीय क्या जो होता है, जो प और फ से पहले आधा विसर्ग आता है उसे उपधमानीय कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है क पचती, तो प से पहले आधा विसर्ग आ गया है तो उसे हम उपधमानीय कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए अब तक जितना मैंने आपको बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, वर्णों के उच्चारण स्थान। ये टॉपिक डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ जाते हैं, कई बार एमसीक्यू में भी आते हैं। जब मोस्टली जो है 100% इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में जो पाणिनि शिक्षा है उनके अनुसार टोटल 63 वर्ण हैं, मतलब टोटल 63 वर्ण उन्होंने बताए गए हैं। तो इन सभी वर्गों के उच्चारण के लिए 8 स्थान बताए गए हैं। ये जितने 63 जो वर्ण मैंने आपको बताए हैं, तो इन सब के उच्चारण के लिए टोटल कितने स्थान बताए गए हैं? 8 स्थानों का वर्णन किया गया है। यह 8 स्थान कौन कौन से हैं? उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 स्थान बताए गए हैं। तो इन्हीं 8 स्थानों के द्वारा ही जितने भी जो वर्ग हैं उनका उच्चारण होता है। तो अब मैं आपको ये एक एक करके सारे स्थान बताता हूँ क्या होते हैं। उर को हम बोलते हैं चेस्ट रीजन, और कंठ को बोलते हैं गला जो हमारा होता है, मूर्धा सिर को बोलते हैं, जीवा मूल्य मैंने बता दिया जीवा को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं नासिका नाक को, ओष्ठ मतलब होठ, और तालु पैलेट जो हमारा होता है उसे तालु बोलते हैं, जहाँ पर जो जीभ है वो रेस्ट करती है। तो ये इन्हीं के द्वारा ही, इन्हीं उच्चारण स्थानों के द्वारा ही हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का। अब यहाँ पर ये बताया गया है सबसे पहले कंठ। कंठ किसे कहते हैं? अकु विसर्जनीय कंठा, मतलब ये वाला बस आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सूत्र अगर आप याद कर लोगे तो आपको, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से सारे उच्चारण स्थान के जो वर्ण हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको केवल ये सूत्र याद करना है। कंठ को क्या कहते हैं? अकु विसर्जनीय कंठा। अब देखिए ये अगर आप इतना सा सूत्र याद करेंगे तो आपको पूरा पैराग्राफ याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अर्थात अकु में अ, और कु में, जो मैंने आपको कु वर्ग बताया था, तो क वर्ग में जितने वर्ण आते हैं क ख ग घ ढ और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो कंठ के द्वारा उच्चारण होने से इन्हें हम कंठे कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर तालु के लिए भी आपको ये वाला बस सूत्र याद करना है, इचु या शना तालु। तो ई और चू मतलब च वर्ग, तो च छ ज झ य और य श, ये वाला जो य श इसमें है, तो ये य श, ये इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो तालु के द्वारा उच्चारण होने से इन्हें तालवे कहते हैं। इन वर्गों का उच्चारण जीवा तालु, मतलब दांतों के मूल से थोड़ा ऊपर स्पर्श होता है, मतलब दांतों से जो ऊपर तालु होता है ना, जहाँ पर जीभ जो है रेस्ट करती है हमारी, तो उसी को तालु कहते हैं। तो इनसे जो उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं इन्हें तालव्य कहते हैं।
अब इसके बाद आता है मूर्धा। तो रेटु रसानाम मूर्धा, ये वाला आपको सूत्र याद करना है। तो ये सूत्र अगर आप खाली याद कर लेंगे तो देखिए आपको ये पैराग्राफ नहीं याद करना पड़ता। तो रेटु रसानाम मूर्धा में री और टू वर्ग, तो टू वर्ग में क्या आएगा, ट ठ ड ढ न और र और श। ऋतु रसानाम मूर्धा, ये इनका स्थान क्या होता है, मूर्धा। तो इनका स्थान उच्चारण होने से मूर्धन्य, इन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं, क्योंकि ये मूर्धा के द्वारा इन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और जीवा मूर्धा मतलब तालु के कभी ऊपर जो गहरे गड्ढेनुमा भाग को स्पर्श करती है। जो तालु है, तो तालु के ऊपर जो गहरा गड्ढेनुमा भाग होता है, तो जीवा उस पर स्पर्श करती है, तो उसे हम मूर्धा कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दंत। दंत में दे रखा है नटु रसानाम दंता, अर्थात जो ल है, लटु रसानाम दंता में ये ना यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे ल आएगा, लटु रसानाम दंता। तो ल और टू मतलब तवर्ग तथ द ध न और ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इन वर्गों का उच्चारण जीवा दंत का स्पर्श होने पर होता है। मतलब दांतों पर जब जीवा का स्पर्श होता है तो जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो ये वाले होते हैं, न मतलब ल और त वर्ग मतलब त थ द ध न और ल और श। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ क्या होता है, अपुपध्मानीय नाम ओष्ठा, मतलब ये वाला सूत्र अगर आप याद करेंगे तो उपुपध्मानीय नाम ओष्ठा मतलब उ बड़ा उ और पू वर्ग में क्या था, प फ ब भ म, और उपध्मानीय नाम अभी मैंने पीछे बताए थे, प और फ से पहले जो अर्धविसर्ग आता है तो वो ये है उपध्मानीय। तो प और फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है। अब यह इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। उच्चारण करते समय जो दांतों जो दोनों ओष्ठ हैं मतलब दोनों होठ हैं वो आपस में मिलते हैं। आप बोलकर भी देख सकते हो, उ प फ, एक बार मुंह से बोलकर देखिए, तो इनमें दोनों आपके होठ जो होंगे वो आपस में मिलेंगे, तो इसलिए इन्हें ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नासिका। तो नासिका जो है, नासिका में ये वाला मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वर्ण जो है ये नासिका है, य म ड न नाम नासिका च। तो जो म ड न म ये जो वर्ण है ये अनुस्वार, तो ये नासिका द्वारा ही बोले जाते हैं, तो इन वर्णों को नासिकीय कहते हैं। और इसके बाद आता है कंठ तालु। तो कंठ तालु का ये वाला आपको सूत्र याद करना है, ए दो तो कंठ तालु। तो ए और का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, और ये ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु दोनों के संयोग से लिया जाता है। अब कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ दो तो कंठ ओष्ठ। आपको केवल ये जो सूत्र है इन्हें याद कर लेना है, तो आप बहुत ही अच्छे से पेपर में कर पाएंगे। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि बताइए ओ दो तो किसका मतलब ओ और ओ किसका वो है मतलब कि वर्ण ये किससे उच्चारण होते हैं। तो आपको अगर सूत्र याद होगा कि ओ दो तो कंठ ओष्ठ होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कंठ और ओष्ठ जो है इसके उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर ये देखिए ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, तो ये कंठ और ओष्ठ दोनों के आपस में संयोग होने पर ये उच्चारण होते हैं वर्ण, उन्हें हम कंठ ओष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दंत ओष्ठ, तो वकार से दंत ओष्ठ। अब आप खुद सोचिए दांतों का और होठों के साथ संयोग होने पर क्या बोला जा सकता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ व बोला जा सकता है। व मतलब दांत, आप एक बार बोल के देखिए व, तो आपके दांत जो होंगे वो होठों पे लगेंगे, तो दांतों का उच्चारण, दांतों का किसके साथ संयोग होने पर, होठों के साथ संयोग होने पर केवल वकार से बोला जाता है, मतलब व का उच्चारण होता है। इसके बाद यहाँ पर ये है जिह्वामूल्य, ये शायद लास्ट है जिह्वामूल्य। तो जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम मतलब जिह्वा जो है क और ख का उच्चारण जिह्वामूल से होता है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कंठ। कंठ किसे कहते हैं? कंठ अकु विसर्जनम कंठा इचुए शनम तालु, मतलब कि अकु विसर्जनम कंठा, ये वाले वर्ण जो हैं कंठ से बोले जाते हैं, अ और क ख ग घ ढ और विसर्ग। ऐसे ही तालु, इचुए शनम तालु, तो ई और च वर्ग ये जो है ये, और य और श ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा रटु रसनाम मूर्धा, र और ट वर्ग ट ठ ड ढ न, ठीक है। और दंत जो है यहाँ पे न नहीं है, यहाँ पे ल है, यहाँ पे र है, तो लटू रसानाम दंता ल, देखो यहाँ पे आ गया ना ल, ल त वर्ग मतलब कि त थ द ध न, और ल और स ये वन दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ क्या होता है? अपूर्व बदमानीय नाम ओष्ठ। तो उ और उ और प वर्ग प फ ब भ म और उपधमानीय नाम। उपधमानीय नाम किसे कहते हैं? प और फ को, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ए दो तो कंठोष्ठ, कंठ तालु सॉरी, यहाँ पर कंठ तालु ए दो तो कंठ तालु, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ ओष्ठ क्या होता है? ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। जीवामूल्य, जीवामूल्य से जीवामूलम, क और ख का उच्चारण स्थान जीवामूल से होता है। और ओष्ठ दंत, अभी मैंने बताया था होठ और दंत से केवल वकार से दंतोष मतलब व बोला जाता है। यहाँ के बुक में लिखा नहीं होगा व, तो ये मेंशन कर लेना कि यहाँ पर व है। और नासिका, नासिका से यमडन नाम नासिका च, तो मतलब अनुस्वार जो है वो नासिका से, और ये जो वन है यमडन नाम, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, बस इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है प्रयत्न, इसे भी देख लेते हैं हम कि प्रयत्न किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। मतलब कि जो हम बोलते हैं, मुंह से बोलना चाहते हैं, तो बोलने के लिए जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं बोलने के लिए, तो उसे प्रयत्न कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रयत्न दो प्रकार के बताए गए हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ध्वनि करने से के लिए जो वर्ण उत्पत्ति से पहले किया गया प्रयत्न, मतलब कि जो हम बोलने से पहले जो प्रयत्न करते हैं अपने अंदर से, तो उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न मतलब जो हम वर्ण जो ध्वनि करते समय जो हम प्रयत्न करते हैं कि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि करते समय हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, बाहर निकालते समय जो चेष्टा कर रहे हैं, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं टोटल, और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यंतर प्रयत्न को जो 5 बताए गए हैं, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? हमारी भीतरी जो चेष्टा होती है उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये जो वर्ण उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर होते हैं उन्हें अभ्यंतर प्रयत्न बोला जाता है। ये उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर इनका जो प्रयत्न होता है उन्हें हम अभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। अब ये अभ्यंतर प्रयत्न के भेदों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद जो बताए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो भेद है वो है स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या होता है? जो जीवा का जो जीव है हमारी, उसका तालु मूर्धा मतलब शर के जो गहरा गड्ढनुमा भाग होता है हमारे तालु के ऊपर, उसमें तथा दंत में दांतों पे उच्चारण स्थान पे, किसी भी उच्चारण स्थान पे जो स्पर्श होता है जीवा का, तो उसे हम स्पृष्ट कहते हैं। तो ये जो स्पर्श वर्ण होते हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको 5 वर्ग बताए थे, कूचू टू तुप्पू वाला, तो ये टोटल ये स्पष्ट के अंदर आते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आपको बताए थे 25 होता है, तो उनको स्पष्ट के अंदर रख दिया गया है। क्योंकि जीवा का
जो किसी अन्य स्थान पर, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है वर्ग, तो जीवा का किसी अन्य स्थान पर जो वो होता है संयोग, तो उसे स्पृष्ट बोला जाता है। अब इस स्पृष्ट में आता है जो जीवा का थोड़ा सा संयोग हो, स्पर्श थोड़ा सा हो, तो उसे स्पृष्ट कहते हैं। इसमें यवर ल ये 4 जो वर्ण व्यंजन है वो आएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जीवा का उच्चारण स्थान पे थोड़ा सा स्पर्श होने को हम इष्ट स्पृष्ट कहेंगे। अब यहाँ पर विवृत, अगला है विवृत। तो विवृत में मैं आपको बताता हूँ कि विवृत किसे कहेंगे। तो उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, जिसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़े हमें, उसे विवृत बोलते हैं। ये जो है स्वरों में होता है। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी अभी मैंने? 9। तो ये 9 जो हैं इन्हें हम विवृत बोलते हैं। तो इनमें मुंह को खोलना पड़ता है। आप खुद एक बार बोल के देखिए, आ ई उ, तो इसमें आपको मुंह को खोलना पड़ेगा, तो इसलिए इसे विवृत बोलते हैं। इसके बाद बात आती है इष्ट विवृत की। इसमें मुंह को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, तो इनका ये उच्चारण हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि हम उच्चारण किस प्रकार करें, तो उच्चारण के कितने भेद हैं। तो ये वही बात है, इसमें इष्ट विवृत में मुंह को थोड़ा सा खोलना पड़ता है और जीवा का थोड़ा कम उठाना पड़ता है। तो इसके अंदर आते हैं शल, मतलब कि श स स ह। अब इसके बाद एक और बचा है जो अभ्यंतर प्रदन है, उसमें सवरत। सवरत मतलब इसमें मुंह ढका हुआ या बंद रहता है, जिसे अ बोलते हैं। आप एक बार अ को अंदर से बोल के देखिए अपने अ करके, तो उसमें मुंह थोड़ा ढका हुआ सा रहता है। तो वायु जो है मार्ग बंद हो जाता है, वायु का मार्ग प्रयोग करने से, तो उच्चारण स्थान ह्रस्व आर आ भी इसे बोलते हैं। अब ये देखिए अभ्यंतर प्रदन की बहुत ही अच्छे से टेबल दी हुई है। आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है, एमसीक्यू में आ जाती है कि आपको ये चारों एग्जाम्पल दे दिए और बोल दिया कि ये क्या चीज़ है। अब उसमें से आपसे पूछ लेंगे कि इन चारों में से ये स्पष्ट हैं, ईस्ट स्पष्ट हैं या ईस्ट विवृत हैं या फिर विवृत हैं, तो आपको टिक करना होगा ईस्ट स्पष्ट है। तो ये अच्छे से याद कर लेनी है कि स्पष्ट क्या होते हैं। क से लेकर म तक के 25 जो मैंने बताए थे, कुचू टू तो पू वाला याद करने के लिए, तो वो वाले ये वर्ग। इसके बाद आता है ईस्ट स्पृष्ट, तो अंतस्थ जो होता है यवरला, उसको ईस्ट स्पृष्ट कहते हैं। इसमें जो जीवा का वो थोड़ा कम स्पर्श होता है उच्चारण स्थान पर। और इसके बाद आता है ईस्ट विवृत। तो इसमें ईस्ट विवृत में क्या होगा, श स स ह, मतलब इसमें श स स ह, ये ईस्ट विवृत के अंदर आते हैं। विवृत के अंदर आएंगे आ ई उ रील र ए ओ, ठीक है, ये ईस्ट विवृत के अंदर आएंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, विवृत में किसे कहते हैं, स्वरों को। और इसके बाद आते हैं सवरत। सवरत किसे कहेंगे, ह्रस्व अ को। अब मैंने अभी आपको अभ्यंतर प्रयत्न के भेद तो बता दिए हैं, जो कि 5 होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल अटेम्प्ट, जो 5 होते हैं। अब बाह्य प्रयत्न देखते हैं जो कि 11 होते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बाह्य प्रयत्न है। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय जो उच्चारण की चेष्टा होती है, उस चेष्टा को हम बाह्य प्रयत्न को कहते हैं। जो मुख से जब उच्चारण करते समय जो चेष्टा होती है हमारी, तो उसे बाह्य प्रयत्न बोला जाता है। तो ये टोटल 11 होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत्ति। आपको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे करेंगे आप इसे याद? आप इसे याद करना, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, आघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत्ति, ऐसे याद हो जाएंगे। आपको सीरीज वाइज याद करना। तो उसमें अब आपको देख लेना है विवार, श्वास और आघोष, मतलब कि ये वाला विवार, फिर एक छोड़ के श्वास, और फिर एक छोड़ के, मतलब 2 छोड़ के आघोष। ये वाला जो है विवार, श्वास, आघोष जो है खर प्रत्याहार। जो अभी देखो यहाँ पे आ गया ना प्रत्याहार, जो मैंने आपको बताया। तो खर प्रत्याहार क्या होता है, क फ छ ट त च ट त, और क प प श स स र, मतलब र नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो ये खर प्रत्याहार हो गया। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो बाह्य प्रत्यय होते हैं उनका, ठीक है।
उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? उनका बाह्य प्रयत्न होगा विवार, श्वास और आघोष। अब इसके बाद आता है श्वास, नाद और घोष। तो जो हस प्रत्याहार हैं, हस के अंदर क्या आएंगे? ह, य, व, र, ल, य, म, ड़, न, झ, भ, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड़, द। तो ये जो है टोटल किसके अंदर आएंगे? इनका जो प्रयत्न होगा वो क्या होगा? इनका बाह्य प्रयत्न होगा श्वास, संवार, संवार, नाद और घोष। तो ये इनका बाह्य प्रयत्न होगा। ये आपको टोटल ये वाली दोनों पॉइंट ये अच्छे से याद कर लेने हैं आपको। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिसमें वायु अंदर ही रह जाए या फिर बहुत ही कम निकले, तो य, व, र, ल ये अल्पप्राण होता है। देखो यहाँ पे लिखा हो, जिनमें बोलने में भीतर से कम वायु की आवश्यकता हो उन्हें अल्पप्राण कहेंगे। और महाप्राण किसे कहेंगे? महाप्राण कहेंगे जिन्हें बोलने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता हो, जिन्हें बोलने के लिए वायु भीतर से अधिक फेंकनी पड़े, तो उन्हें महाप्राण कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है महाप्राण जो है वर्गों का दूसरे चौथे, मतलब कि जो वर्ग हैं, अब ये वाला याद मत करना दूसरे चौथे, अब ये वाला याद कर लेना बस, श, स, स, ह, ये होते हैं महाप्राण। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और बचे हैं। ये देखिए टोटल 14 जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें बाह्य प्रयत्न को महाप्राण कहते हैं, और जो 19 व्यंजन वर्ण हैं उनको जो बाह्य प्रयत्न को अल्पप्राण कहेंगे। अब आपको ये पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा, आपको लगेगा जो ये 14 व्यंजन है, ये 19 है, ज़्यादा है, तो इसे महाप्राण कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे अल्पप्राण कहेंगे, और जो 14 वर्ण होते हैं उसे हम महाप्राण कहेंगे। यह एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। इसके बाद ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी बता देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें से 5 जो है एमसीक्यू बनते हैं प्रश्न पेपर में। तो उन पाँचों में से मोस्टली इनमें से आ जाते हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? तो महेश्वर सूत्र की कितनी संख्या मैंने अभी बताई थी? 14 संख्या होती है, क्योंकि भगवान शिव ने 14 बार डमरू का वादन किया था, इसलिए महेश्वर सूत्र की संख्या भी 14 होती है। अब इसके बाद आते हैं व्यंजन के लिए महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है। अब मैंने आपको बताया था कि पहले 4 जो होते हैं वो स्वर होते हैं, अंतिम के जो 10 होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, तो व्यंजनों के लिए कितनी होगी? 10 होगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से अंतिम प्रत्याहार सूत्र क्या है। अब इसके लिए आपको पूरा प्रत्याहार अच्छे से याद होना चाहिए। तो अंतिम देखिए आ गया ना कौन सा है, मैंने ऐसे ही कहा था आपको कि ऐसे आ सकते हैं कि पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, तो यहाँ पे अंतिम पूछा है तो अंतिम होता है हल। अब इसके बाद यहाँ पर है स्वरों के लिए महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों के लिए महेश्वर सूत्र की संख्या होगी 4। मैंने बताया था पहले 4 स्वर होते हैं और बाकी के 10 व्यंजन होंगे। इसके बाद आता है प्रश्न कि चौथा प्रत्याहार सूत्र बताइए, मतलब चौथा जो प्रत्याहार सूत्र है वो क्या होता है। देखिए आ गया ना ऐसे, चूँकि चौथा जो प्रत्याहार सूत्र है वो बताइए क्या होता है। तो वो होता है ए ओ च। ए ओ च जो है चौथा प्रत्याहार सूत्र है। इस प्रत्याहार सूत्र को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपको ये जो 14 महेश्वर सूत्र हैं इनको अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ये तो यहाँ पे 5 से लेकर दिए हुए हैं, तो आपको ये वाले जो चौथा सारे जो 14 के 14 महेश्वर सूत्र हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन प्रत्याहार से ही आ रहे हैं, तो आपको प्रत्याहार बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है अ स्वर का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो अ है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकु विसर्जनीयम कंठा, हमने एक वो पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है अकु विसर्जनीयम कंठा। तो अ किस में आता है? कंठ में। तो ये आपको केवल सूत्र याद हो जाएंगे तो आप आसानी से एमसीक्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊ का उच्चारण क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था उपोपदमान्यानाम ओष्ठ, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। तो ये ओष्ठ जो है, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। ये पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं आएंगे।
ऐसे ही आएंगे। अब यहाँ पर देखिए लटू रसानाम, आगे डैश है, मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने, अगर आपको सूत्र याद होगा तो लटू रसानाम दंत था, तो यहाँ पे दंत होगा। ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या है। तो व का उच्चारण स्थान है क्या है, दंत ओष्ठ। मैंने आपको बताया था वकारस्य दंतोष्ठ, जो दांत और ओष्ठ से केवल व से ही बोला जाता है। अब यहाँ पर दे रखे हैं प्रश्न ग जो है, ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कंठ का क्या होता है, अकु विसर्जनम कंठ। तो जो कु वर्ग है तो उसमें ग आता है, क ख ग, तो ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। अब द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान है दंत। लटू रसानाम दंता से, तो दंत होगा इसका। इसके बाद आता है ड। ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ड का मूर्धा होगा, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होगा। और इसके बाद आएगा हकार का उच्चारण स्थान। अब देखिए हकार क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग को हम हकार कहेंगे। अकुहु विसर्जनम कंठा, मतलब अकुह, ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रयत्न कितने होते हैं, टोटल 2 प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न में आपको 5 टिक करना है, और बाह्य प्रयत्न होंगे तो 11 टिक करना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ, संज्ञा प्रकरण के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।